शमशेर आलम जी, झरिया राजतंत्र खत्म हुआ और माफिया तंत्र का यहाँ उदय हुआ। निश्चित रूप से राजतंत्र झरिया में था। कंपनी के टाइम में माफियाओं का यहाँ पे एंट्री हुआ। इस देश की आयरन लेडी की नेत्री इंदिरा जी ने निजीकरण से राष्ट्रीयकरण कोलियरी को कर करके मजदूरों को उस कोलियरियों का मालिक बनाया था। आउटसोर्सिंग का कोल इंडिया कराने लगा। पुनः वही समय आ गया जब कंपनी के टाइम में लटाई थे। आज के दिन में AK-47 चल रहा है, बम चल रहा है, गोली चल रहा है, उन्हीं माफियाओं के द्वारा। यही कारण रातों रात ये लोग लाखपति से अरबपति बन जाते हैं। आउटसोर्सिंग क्या है? 100 हैवा का प्रोडक्शन होता है, पता चलता है कि 75 हैवा कोयले की चोरी कर करके ये लोग कोयले चोरी बाजार में कोयला बेच देता है भट्टों में। अगमारा में भी कुछ ऐसा घटना हुआ है, वहाँ पर भी आउटसोर्सिंग कंपनियों के साथ में जिस ढंग से लग रहा था कि युद्ध क्षेत्र में तब्दील हो गया है। देखिए, युद्ध क्षेत्र में तब्दील होने का कारण है कि चाहे वो बागमारा क्षेत्र हो चाहे झरिया क्षेत्र हो, जाता है मजदूर और नौजवान मारा जाता है। इसलिए आउटसोर्सिंग वाले गुंडे पाल करके रैयती के जमीन को कब्जा कर ले रहे हैं गोली और बम के और गुंडागर्दी के तहत। तो ये ना खाएंगे ना खाने देंगे। तो इस पर भी माननीय प्रधानमंत्री को ध्यान देने की आवश्यकता है। जो आपके केंद्रीय सुरक्षा बल CISF है, ये माफियाओं से मिलकर प्रत्येक दिन हजारों हैवा से कोयला चोरी करवा करके अवैध रूप से भट्टा में भेजा जा रहा है। इस पर रोक लगाने की आवश्यकता है। तो प्रबंधन भी तो 70 में इंदिरा गांधी ने बैंक और कोयला खनन का निजीकरण हटाकर राष्ट्रीयकरण कर दिए निजीकरण से। तो कोयलेरी ऑनर तो छोड़ दिया, भारत सरकार का हो गया कोयलेरी। तो चपरासी लोग जितना था, जैसे यहाँ का माफिया लोग सब चपरासी थे, दरबान थे। तो ये लोग का वही लोग जो है ना यहाँ धनबाद में माफिया हैं और वही लोग आउटसोर्सिंग कर रहा है, कोयला खदान चला रहा है, सब प्रबंधक हैं, सब ये माफिया उनसे डरते हैं। इसीलिए कोयला का चोरी रुक नहीं रहा है, कोयला का चोरी ढले से हो रहा है। अभी हम लोग राजबारी में हैं और ये आप सामने जो तस्वीर देख रहे हैं, झरिया राजा शिव प्रसाद जी का ये तस्वीर है, जो कि RSP कॉलेज के नाम से भी मशहूर कॉलेज था, जो कि अभी उनके लड़के थे जो 2.5 साल के लिए राजा काली प्रसाद जी, और उसके बाद में जब हमारा देश आज़ाद हुआ और राजतंत्र को हटाया गया, उसके बाद से इस महल का जो भी आप देख रहे हैं जो दृश्य है, आज खंडहर की हालत में बन चुका है। राजा शिव प्रसाद जी के पोते हैं अजीत सिंह जी, और अजीत सिंह जी से अभी हम आप रूबरू कराते हैं। अच्छा अजीत बाबू, ये बतलाइए कि ये झरिया में आप लोगों का राज कब स्थापित हुआ था? आज से करीब 400 साल पहले 400 साल पहले राजा संग्राम सिंह आए हुए थे, और उसके बाद जो आते गए सब यहाँ रहे और पुराना गढ़ को स्थापित किए राजा दुर्गा प्रसाद सिंह ने। तो इसका मतलब अंग्रेज के आने के पहले आप लोगों का राज स्थापित था यहाँ पर? मतलब आप लोगों के सामने ही अंग्रेज, मतलब आपके पूर्वजों के सामने ही अंग्रेज आए। और जब देश आज़ाद हुआ और राजतंत्र को ख़त्म किया गया, तो आप लोगों को सरकार के द्वारा तो कुछ मुआवजा मिला होगा? उस समय हल्का फुल्का कुछ मिला था, लेकिन वैसा कुछ नहीं। उसके बाद कोई पेमेंट नहीं। आज स्थिति क्या है? आज स्थिति तो ऐसी ऐसी पड़ा हुआ है। उसमें मुआवजा कुछ मिला नहीं हम लोग को। कोलियरी ऐसे ही नेशनलाइज हो गया हम लोग का, जितने भी कोलियरी थे झरिया के धनबाद तक। ये जो कोलियरी हो गया, सिलेक्टेड झरिया कोलियरी हो गया, इधर आपका अलग डिया वाला हो गया, सारा झरिया जितना कोलियरी। आज जो ये राजबारी का जो स्थिति जर्जर स्थिति है, इसको किसको जिम्मेवार मानते हैं? BCCL भारत कुकिंग गोल्ड, मतलब वे लोग खनन कर रहे हैं और अवैध कोयला निकाल हो रहा है, कोयला निकाल रहे हैं और जमीन नीचे से ब्लास्टिंग हो रहा है, जिससे ये पूरा डैमेज होते जा रहा है। तो कभी आप लोग BCCL अधिकारियों से मिल करके और ये अपनी बातों को रखे? कुछ लिखित कुछ शिकायत उनको किया गया था, लेकिन उसका कोई रिस्पॉन्स हम लोग को नहीं मिला अभी तक। क्या करना है, कैसे देना है या नहीं देना है, जो भी हो।
अभी झरिया को उजाड़ने की बात चल रही है, झरिया को हटाया जा रहा है क्योंकि इसके नीचे बहुत से कोयला है और आग भी लगा हुआ है। तो इसके मुआवजा के लिए क्या बात हुई? अभी तक कोई बात नहीं। कोई सूचना या कोई लिखा पढ़ी आप लोगों का हुआ? नहीं, अभी तक कुछ नहीं किया अभी हम लोग उसके लिए। कोल इंडिया कोई अभी नहीं ले रहा है? कोल इंडिया में एक बार बहुत पहले एक बार किया गया था, करीब आपसे हमको लगता है 8-10 सालों में, तो लेकिन उसका कोई जवाब हम लोग को ठोस जवाब कुछ नहीं मिला संतोषजनक। अच्छा, ऐसा कुछ भी इस पर वे लोग बोलने का तैयार नहीं है, कुछ नहीं। क्योंकि पूरे झरिया को यहाँ से हटाने की बात चल रही है और बेलगरिया में सबको। तो क्या आप लोगों को भी वहाँ पर जगह देने का या कहीं पर शिफ्ट करने की कोई ऐसा कोई प्रबंधन के द्वारा कोई बातचीत नहीं हुई? कोई बातचीत नहीं। ऐसे वो लोग बीच में कुछ टीम लेकर के आए थे जो आकर के चिन्हित करके गए हैं, हम लोग सब नंबर मार करके, और उसके बाद कहा गया था हम लोग से कि बाद में हम लोग आकर कर लेने का है, लेकिन उसके बाद कुछ हाँ, क्योंकि बहुत सी जगहों पर ऐसा भी है रियलिटी रहना चाहिए कि आप लोगों के ये जो राजमहल जो है दिखाई दे रहा है, इसमें बहुत जगह पर दरारें भी पड़ी हुई है भूधसारों से। तो डर नहीं लगता है आप लोगों को कि ये कभी धंस सकता है, जान माल का खतरा हो सकता है? है? ही है, एकदम डर है, बहुत डर है। तो लेकिन जहाँ जहाँ हम लोग रह रहे हैं वो सब अपना अपना एरिया लोग सब अपना रिपेयरिंग करके हम लोग रहते हैं, रिपेयरिंग करके रहते हैं। बाकी जो कॉमन एरिया सब है वो सब ऐसे ही पड़ा हुआ है। बीसीसीएल प्रबंधन के द्वारा कोई नहीं। अच्छा, एक चीज़ और बताइएगा कि ये झरिया में कोयला खनन जो हुआ और इसका यहाँ पर बतलाया जाता है कि झरिया में माफिया राज चलता था, एक समय था, आज भी वो मतलब कि आज उसका रूप बदल गया है। क्या आप कहाँ तक इसमें सहमत हैं इस बात में? माफिया राज तो है ही नहीं, माफिया राज तो उस हिसाब से देखा जाए तो है ही है, आज भी है। आज भी है। आप लोगों को कोई डिस्टर्बेंस कभी नहीं, हम लोग का अभी तक कोयला का काम ही नहीं करते हैं हम लोग ऐसा कुछ इसमें डिस्टर्बेंस कुछ हम लोग को नहीं हुआ है। माधव सिंह जी हैं और कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर भी हैं तथा यहाँ का अच्छे उद्यमी में भी गिने जाते हैं। अच्छा सर, आप लोग भी यहाँ झरिया में दुबारी कोलियरी में पहाड़ी बाबा के नाम से आप लोगों के पूर्वजों को जाना जाता है। आप लोग थोड़ा सा इस राज परिवार और यहाँ के कोयला माफिया इस पर थोड़ा सा बतलाने के। हम लोग झरिया में ग्राम दोबारी में 1870 ईस्वी में आए थे। उसके पहले से यहाँ जो शिव प्रसाद बाबू जो थे उनके पूर्वज लोग का राज था और ये राज्य जो है महाराजा काशीपुर महाराज के अंतर्गत था। यहाँ का कतरास का जितना भी राजा थे लोग, और यहाँ सारा राज्य का जितना भी खनिज है, कोयला वगैरह और भी खनिज है, वो सब झरिया राजा का था। झरिया राजा ने अंग्रेज के आग्रह पर इन्होंने माइंस का लीज दिया अंग्रेजों को, और कुछ माइंस जो है ना अपने पास रखे, जिसको कि ये भी अपना जो माइंस रखे थे वो व्यवसायी लोग को लीज पर दिए। और इसी तरह झरिया का कोयला चलता था। पहले आदि काल में बैलगाड़ी से कोयला ढुलाता था, फिर बाद में चेवरलेट गाड़ी आया 6 टन का, उससे कोयला ढुलाने लगा। ये सब सिलसिला चलते रहा। पहले कोयला कोई नहीं पूछता था, कोयला का कोई डिमांड ही नहीं था, बहुत कम कोयला का खपत था। और धीरे धीरे इंडस्ट्री बढ़ते गया देश में, भारत देश में कोयला का खपत बढ़ते गया। बाद में जो है 1970 में इंदिरा गांधी ने बैंक और कोयला खनन का राष्ट्रीयकरण कर दिए निजीकरण से। तो उसके बाद जितने भी मजदूर थे वो तो थे ही, जितने बाहरी आदमी थे वो भी साला मजदूर में घुस गए। और जितना जो चपरासी था वो जो है ना कोयलेरी ओनर तो छोड़ दिया, सब भारत सरकार का हो गया कोयलेरी। तो चपरासी लोग जितना था, जैसे यहाँ का माफिया लोग सब चपरासी थे, दरवान थे। तो ये लोग क्या किए कि जितना गाड़ी कोयलेरी का जो तिजोरी उजोरी में रुपया था ये सब लूट लिए लोग।
लोहा कोयला तोयला जितना रुपया तुपया गाड़ी ताड़ी सब लूट ताट के ये लोग बड़ा आदमी बन गए। आज वही लोग जो है ना आउटसोर्सिंग कर रहा है, कोयला खदान चला रहा है, सब कर रहा है। और यहाँ का जो झरिया राजा के आदमी, झरिया राजा के मतलब सदस्य हैं, चाहे और भी जो यहाँ के पुराने बासिंदे हैं जो कि ये सब लंद फंद में नहीं लगे, तो वो लोग जो है ना ईमानदारी से रह रहे थे, तो उन लोग का कोई काम नहीं है, बेकार हैं। और ये फिर कोर्स नेता माफिया है और उसी का वर्चस्व की लड़ाई यहाँ चलती है, सिर्फ कोयले पर कब्जा की लेकर के, कोयला खदानों पर कब्जा के लेकर के। लेकिन सरकारीकरण के बाद ऐसा बोला जाता है कि सरकार के अधीन आने के बाद में तो फिर क्या सरकार कोई भी प्रकार की इस पर कार्रवाई नहीं करती है? सरकार तो हम ही आप है ना। हम लोग सरकार को कोई चिट्ठी भेजते हैं तो इन लोग को इतना पैसा का प्रभाव है कि वो चिट्ठी को दबवा देता है। इनसे जो कोयला का, हमारे कोयला भवन में सीएमडी बैठते हैं प्लस जितने अधिकारी बैठते हैं, इनका वर्चस्व के चलते हर एक कोयले में इन्होंने यूनियन बना दिया और लेबर का यूनियन बना के हड़ताल करा देते हैं। और वो अधिकारी इनसे डरते हैं क्योंकि माफिया है, कहीं भी घेर के गोली बंदूक से मार सकते हैं। इसलिए जितने कोयला के जीएम हैं, प्रबंधक हैं, सब ये माफियाओं से डरते हैं। इसीलिए कोयला का चोरी रुक नहीं रहा है। कोयला का चोरी ढले से हो रहा है, जहाँ तहाँ कोड़ के लोग, यही लोग का आदमी कोड़ कोड़ के सब कोयला बेच रहा है। मतलब प्रशासन भी ताकत विहीन हो चुका है। प्रशासन ताकत विहीन नहीं है। अगर प्रशासन चाहे तो 1 मिनट में समूचा माफिया को अंदर कर दे। एक समय था कांग्रेस के टाइम में कि माफिया सब जेले में रहते थे, कोई मीसा में जाता था तो कोई जेल में रहता था, तो कोई कहीं भाग जाता था, इतना प्रशासन टाइट रहता था। लेकिन धीरे धीरे समय बदलते गया और जो है ना ये लोग नेतागिरी में आ गए सारे माफिया लोग। इसलिए जो है ना प्रशासन भी थोड़ा सा देख के काम करता है। यहाँ पर बोला जाता है कि 5 देवों की बहुत चलती थी सर, उसमें कौन कौन वे देव थे? हाँ, 5 देवों का चलती था, जिसमें कि सूर्यदेव सिंह थे, नौरंगदेव सिंह थे और सतदेव सिंह थे। हाँ, और तीन देव थे लोग। राजदेव सिंह थे। राजदेव सिंह थे। आज के दिन में बोला जाता है कि आउटसोर्सिंग में तो अलग अलग लोगों को ये काम दिया गया है। फिर इसमें इन लोगों के क्या उसमें सहभागिता है? आउटसोर्सिंग में जितना भी बड़ी बड़ी कंपनियां बाहर की आके काम लेती हैं, और बड़ी बड़ी कंपनियां जो है ना काम जब लेती हैं तो ये लोग जो है ना उसको अपने अंडर में करके फिर वो काम को सबलेट करके ले लेता है लोग। उसको डरा धमका के जे हम ही को तो माइनिंग चलाना है, तुम तो चला नहीं पाओगे, डिस्टरबेंस करता है लोग। जैसे बांसजोड़ा में डिस्टरबेंस किए हुए हैं, पूरा जो है ना वहाँ गोली बंदूक आए दिन हुआ, जो कि आप भी पेपर में देखे होंगे। तो इस तरह का सब बवाल करके कंपनी को डरा देता है और कंपनी का जो काम रहता है अपने अंडर में लेके काम करता है लोग। और तो, उसी के आड़ में कोयला चोरी का भी काम चलता है। तो सर ऐसा बोला जाता है कि बीसीसीएल को मिट्टी बेचने के बाद मिट्टी उठा और मिट्टी बेचने के बाद भी घाटा में चले जाना, क्या यही सब कारण बनता है क्या? नहीं, एक्चुअली जो है ना पहले इतना ना कोल इंडिया में बीसीसीएल में मजदूर था, ऑफिसर थे कि बीसीसीएल को पेमेंट देते देते परेशानी होती थी। अभी मजदूर लोग बहुत सारा रिटायर कर गया और रिटायर करने के बाद में अब बीसीसीएल का बहुत मजदूर कम है, जिस कारण जो है 30,000 मजदूर शायद हैं बीसीसीएल में, और जिस कारण पेमेंट जो है ना अब कम करना पड़ता है। टोटल कोयलरी जो है इन्होंने आउटसोर्सिंग कर दिया है, 25 साल का लीज कर दिया है। वो पैसा जो है ना वो रेजिंग करके वो देता है और ये कोयला बेचते हैं। इसलिए अभी घाटा में बीसीसीएल नहीं है।
पहले घाटा में था, आउटसोर्सिंग के चलते मतलब बेनिफिट में आ गया क्या? बेनिफिट में आ गया। तो आउटसोर्सिंग में इतना लूट होने के बाद भी बीसीसीएल बेनिफिट में आ गया। हाँ, तो इसका क्या राज है? इसका कारण ये है कि जितना बीसीसीएल अपना कोयला बेचता है उतना चोरी करके वो आउटसोर्सिंग वाला बेचता है और उससे वो पेमेंट चलाता है, और जो पैसा बीसीसीएल देती है वो उसका पूरा प्रॉफिट होता है। मतलब यहाँ के खनिज संपदा का दोहन किया जा रहा है। दोहन किया जा रहा है, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमारे कुछ न्यूज़ को इतना समय दिया है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस का सचिव सह प्रवक्ता शमशेर आलम जी, ये बतलाइए कि झरिया राजतंत्र खत्म हुआ और माफिया तंत्र का यहाँ उदय हुआ, इस पर आप हमारे दर्शकों को क्या बतलाना चाहेंगे? निश्चित रूप से राजतंत्र झरिया में था। बाबू काली राजा काली प्रसाद जी थे। उसके बाद कंपनी के टाइम में माफियाओं का यहाँ पे एंट्री हुआ, मगर उससे पहले जो माफिया थे तो निश्चित रूप से रोजगार से मजदूरों को जोड़ा जाता था। आज का जो तत्काल माफिया है, जो मजदूरों के नाम पर शोषण करते हैं, मजदूरों के नाम पे आंदोलन करके आउटसोर्सिंग में गोली और बम चलवा करके सिर्फ अपना कुछ संपत्ति कोयले से अर्जित करने का ये लोग का प्लानिंग रहता है। और वो आप देखे हों कि आए दिन आउटसोर्सिंग में वैसे नौजवानों को भेजा जाता है, जो नौजवान बेकार है उसे 5,000 रुपया और एक कट्टा थमा दिया जाता है और आउटसोर्सिंग में आंदोलन के लिए भेज दिया जाता है, जहाँ पे बम और गोली की तताहट से ये अपना कोयले से कुछ संपत्ति अर्जित करने के लिए एक छत्र राज करके रातों रात ये लोग लाखपति से अरबपति बन जाते हैं। और मजदूर जो मजदूर पिसा रहे हैं वो मजदूर आज भी पिसा रहे हैं। मजदूर जेल के सलाखों में चल जाता है, उस पर एफआईआर होता है, अपराधी बना दिया जाता है। तो निश्चित रूप से आज माफिया राज जो चल रहा है झरिया में, निश्चित रूप से मजदूरों का हक और अधिकार की लड़ाई को बोल करके मजदूरों का शोषण किया जाता है। ये माफिया तंत्र जो हावी तो मतलब कि पूरे भारत को लिमिटेड में अभी आप देखे होंगे कि बगमारा में भी कुछ ऐसा घटना हुआ है। वहाँ पर भी आउटसोर्सिंग कंपनियों के साथ में जिस ढंग से लग रहा था कि युद्ध क्षेत्र में तब्दील हो गया है। देखिए, युद्ध क्षेत्र में तब्दील होने का कारण है कि चाहे वो बागमारा क्षेत्र हो चाहे झरिया क्षेत्र हो, जो भोली भाली जनता है, जो नौजवान है, जो बेरोजगार है, उसको आप समझना चाहिए। वो लोग अपनी नासमझी की वजह से इन माफियाओं के इशारे पर आंदोलन करते हैं, गोली बम चलवा करके। फायदा किसको होता है? वो नौजवान को अपराधी बना दिया जाता है, वो नौजवान जेल की सलाखों में चला जाता है, कोर्ट का चक्कर काटते हैं। मगर माफिया तो अपना जो काली काली गाड़ी अगर 2 है तो 4 हो जाता है, 6 हो जाता है, राइफल गोली के साथ चलते हैं, अपनी सिक्योरिटी के साथ चलते हैं, मारा जाता है, मजदूर और नौजवान मारा जाता है। इसलिए अब ज़रूरत है, समय आ गया है कि झरिया हो चाहे बागमारा क्षेत्र की जनता को इस चीज़ को समझना चाहिए कि हम माफिया से कैसे छुटकारा पाए। अगर माफिया से छुटकारा नहीं मिलेगी तो आज बद से बदतर जो झरिया हो गया है, आने वाला समय में झरिया का नामो निशान मिट जाएगा। जनता यहाँ से खदेड़ दिया जाएगा। जनता देख रहे हो कि विस्थापन के नाम पर आउटसोर्सिंग वाले गुंडे पाल करके रैयती के ज़मीन को कब्जा कर ले रहे हैं गोली और बम के और गुंडागर्दी के तहत। तो ये सब सामाजिक सरोकार इन लोगों को नहीं है। सामाजिक सरोकार तभी हो सकता है जब ऐसे माफियाओं को यहाँ की जनता को चोट देना होगा। ऐसा बोला जाता है सर कि झरिया राजबारी कभी जगमग जगमग करता था और वहाँ पर राज दरबार लगता था। आज वह खंडहर में तब्दील होते जा रहा है और कोयला माफिया, बालू माफिया, लोहा माफिया की बंगला पर बंगला बन रहा है। इसका मुख्य कारण क्या है? क्या आउटसोर्सिंग इसका जरिया है? देखिए, अब मुख्य कारण अगर पकड़ना होगा तो ये लोग जो शुरुआत में मजदूरों का मसीहा बनकर का है, मजदूरों के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने की जो बात करके का है, धीरे धीरे ये देखने को मिला
कि मजदूरों के नाम पर, उसके हक और अधिकार के नाम पर ये लोग आंदोलन करते हैं जाकर के, और पता चलता है कि मजदूर बेचारा जय जय करते रह जाता है, और ये लोग एक छत्र राज अपना कोयले पर कब्जा कर लेते हैं। उस कोयले से अकुत संपत्ति अर्जित करके बंगला पे बंगला ये लोग बना रहे हैं। जो एक तरफ राजा का जो महल था वो ढह गया, अब ये लोग अपना राजशाही चला करके अपना महल तैयार करता है। मजदूर का झोपड़ी जो होता है मजदूर वहीं कराता है। मजदूर का पता चला वो झोपड़ी भी उखड़ गया, कबड़ गया, वो विस्थापन हो गया, पता भी नहीं चलेगा। आज जाइए ना लोधरा क्षेत्र में, जीनागोड़ा जाइए, जयरामपुर जाइए, मजदूरों को आता पता नहीं है, उसका घर द्वार का आता पता नहीं है। ये आउटसोर्सिंग के द्वारा ध्वस्त कर दिया गया है। और जो माफिया इसका जो नेतृत्व करता है उस मजदूर का, आज उसका जाकर के बंगला जाकर के देखिए, राजा रजवाड़ों से भी खूबसूरत बंगला है उन लोगों का। वो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप झरिया की जनता को, मजदूर को, जो गरीब गुरबा लोग हैं, उसको ये समझना होगा कि हम इन माफियाओं को कैसे छोड़ दें तो पुनः झरिया को हम सजा पाए। हम ये समझने की आवश्यकता है। यहाँ कभी बोला जाता था कि मजदूरों का भी राज चलता था। आज पूरा बीसीसीएल से, जब से आउटसोर्सिंग निजी कंपनियों के हाथ में प्रबंधन कार्य सौंपा बीसीसीएल का, अब मजदूर, बड़ी बड़ी मशीनरी आ गई, बीसीसीएल घाटा में चल रहा था। लेकिन आज जो आउटसोर्सिंग के द्वारा निजी कंपनियां कार्य कर रही है वह मालामाल होते जा रहा है। इसका क्या राज है? देखिए, कंपनी के टाइम में यही माफिया लोग को लाया गया था लठैत बना करके। पहलवान थे, लठैत थे, ये लोग एक छत्र राज करके मजदूरों का शोषण कर रहे थे। मगर हमारी इस देश की आयरन लेडी, इस देश की नेत्री इंदिरा जी ने निजीकरण से राष्ट्रीयकरण कोयलेरी को कर करके मजदूरों को उस कोयलेरियों का मालिक बनाया था। तब तक बहुत अच्छा चला, मजदूर मालिक बन करके रहा, मजदूर खुशहाल रहा। पुनः जब ये निजीकरण की और जो आउटसोर्सिंग का द्वारा जो बीसीसीएल कोल इंडिया कराने लगा, पुनः वही समय आ गया जब कंपनी के टाइम में लठैत थे। आज के दिन में AK-47 चल रहा है, बम चल रहा है, गोली चल रहा है, उन्हीं माफियाओं के द्वारा। यही कारण है कि आज फिर समय बदला है। वो समय था लाठी का, लठैत का, आज ये समय है AK-47 का और बम और गोली का। ये लोग उसी तरह मजदूर को भला फुसला करके आंदोलन के नाम पर अब उसके पीछे माफियाओं को, अपराधियों को लगा करके गोली बम चलवा करके कोयले पर एक छत्र राज करवा कर। आउटसोर्सिंग क्या है? 100 हैबा का प्रोडक्शन होता है, पता चलता है कि 75 हैबा कोयले की चोरी कर करके ये लोग कोयले चोरी बाजार में कोयला बेच देता है भट्टों में जा करके। इससे कुछ संपत्ति इन लोगों को मिल रहा है। तो निश्चित रूप से हेमंत जी की सरकार आई है और बहुत मजबूत सरकार है। इस और सरकार को ध्यान देना चाहिए, जिला प्रशासन पर कड़ाई से इस पर कार्रवाई करना चाहिए ताकि यहाँ की मजदूर खुशहाल हो, ताकि यहाँ की नौजवान जो बेरोजगार है उसको रोजगार मिल सके। शोषण हो रहा है जो आउटसोर्सिंग में, 5,000 रुपया में, 6,000 रुपया में 8 घंटा का जो काम था 12-12 घंटा काम कराया जा रहा है और उस मजदूर को पैसा तक भी नहीं कभी कभी दिया जा रहा है। ये शोषण कब तक होगा? इसलिए हम आपके चैनल के माध्यम से हम अपने माननीय मुख्यमंत्री जो कह रहे हैं कि हेमंत है तो हिम्मत है, तो निश्चित रूप से एक एक जनता कह रहा है कि हेमंत है तो हिम्मत है, तो निश्चित रूप से हमारे माननीय मुख्यमंत्री को इस और ध्यान दे करके ऐसे शोषित मजदूरों को इन माफियाओं के चंगुल से छुड़ाने की आवश्यकता है। इन माफियाओं को जेल के अंदर डालने की आवश्यकता है। इनकी गुंडागर्दी को बंद करने की आवश्यकता है। तभी यहाँ की झरिया की जनता खुश हो सकता है, खुशहाल हो सकता है, तभी झरिया की तरक्की हो सकती है। आपने बतलाया कि कोयला की चोरी हो रहा है, तो कोयला की चोरी कौन करा रहा है? राज्य सरकार करा रहा है या केंद्र सरकार करा रहा है? क्योंकि ये तो भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, कोल इंडिया केंद्र सरकार के अधीन आता है। देखिए, केंद्र सरकार के अधीन आती है और केंद्रीय सुरक्षा बल जो है CISF सबसे बड़ा कोयला चोरी करवाने में मददगार है माफियाओं का। इस पर अगर केंद्र की सरकार, नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, न खाएंगे न खाने देंगे, तो इस पर भी माननीय प्रधानमंत्री को ध्यान देने की आवश्यकता है। जो आपके केंद्रीय सुरक्षा बल CISF है, ये माफियाओं से मिलकर
प्रत्येक दिन हजारों हैवाक से कोयला चोरी करवा करके अवैध रूप से भट्टों में भेजा जा रहा है। इस पर रोक लगाने की आवश्यकता है। तो प्रबंधन भी तो इसका दोषी हो सकता है। निश्चित रूप से भारत कोल लिमिटेड के चाहे जीएम हो चाहे एजेंट हो, जो भी पदाधिकारी हो, ये लोग भी माफियाओं से मिला हुआ है। तो निश्चित रूप से केंद्र की सरकार को इस और ध्यान देना चाहिए। निश्चित रूप से अगर ध्यान देंगे और कड़ाई से ध्यान देंगे तो इस पर कोयला चोरी रोका जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमारे कुछ न्यूज़ को अपना बेशकीमती समय दिया है। जय हिंद, जय भारत। शुक्रिया।